आज हम अम्लीय मृदा के बारे में पढ़ेंगे। अम्लीय मृदा क्या होती है और उनका सुधार कैसे करेंगे। 12 कृषि में यह एक महत्वपूर्ण भाग है। अम्लीय मृदा हमेशा अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा में से एक प्रश्न आते ही रहते हैं। ध्यान देंगे इसको। अम्लीय मृदा है क्या? तो जब कोलाइडी सम्मिश्रण यानी कोलाइडी कॉम्प्लेक्स के ऊपर और मृदा विलयन में OH आयंस की अपेक्षा H आयंस की सांद्रता बढ़ जाती है तो भूमि प्रतिक्रिया के रूप में अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है, जिसके कारण इस प्रकार की भूमि को अम्लीय कहते हैं। इस प्रकार की भूमियां अम्लीय होती हैं। इनका जो pH मान होता है वह 7 से कम होता है। इनका pH मान हमेशा 7 से कम होता है। ये जो अम्लीय मृदाएं होती हैं ये नम प्रदेशों में यानी जहां आर्द्रता अधिक होती है ऐसे प्रदेशों में पाई जाती हैं, क्योंकि अत्यधिक वर्षा के कारण जब वर्षा अधिक होती है तो उसके कारण मृदा कोलाइड्स के ऊपर, मृदा कणों के ऊपर जो भास्मिक आयन होते हैं, ये भास्मिक आयन जल में घुल करके मृदा के बाहर चले जाते हैं या निछालित होकर के मृदा के अंदर चले जाते हैं। साधारणतया इस प्रकार की भूमि का यानी अम्लीय भूमि का जो pH मान होता है वो सामान्य रूप से 4 से 6.8 pH के बीच होता है। भारत में जो अम्लीय मृदाएं हैं वो विशेष रूप से केरल, असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में विशेष रूप से पाई जाती हैं। वैसे ही जो उत्तरांचल का पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ भी अम्लीय मृदाएं थोड़ी बहुत पाई जाती हैं। तो अम्लता और क्षारीयता इन दोनों की अभिव्यक्ति कैसे करेंगे? तो हम यह जानते हैं पानी में घुलने पर अम्ल वियोजित होगा और वियोजित होकर के यह हाइड्रोजन आयंस को मुक्त करेगा और ये हाइड्रोजन आयंस जल में मुक्त होकर के पड़े रहेंगे। ठीक उसी प्रकार जब किसी क्षार को पानी में हम घोलते हैं तो वो हाइड्रोक्सिल आयन पैदा करता है यानी OH आयंस को पैदा करता है। इससे जो घोल होता है वह अम्लीय हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। यानी क्षारीय घोल में OH आयंस होते हैं और अम्लीय घोल में H आयंस होता है। पानी में घोलने पर जो यह H आयंस है यह समान रूप से आयनित नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पानी में घोलें तो यह पानी में पूरी तरह वियोजित हो जाता है, इसलिए यह प्रबल अम्ल है। जबकि वैसी ही परिस्थितियों में एसिटिक एसिड
यानी एसिटिक अम्ल, यह लगभग 10% ही वियोजित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पानी में 100% पूरी तरह वियोजित हो जाता है, घुल जाता है, जबकि जो एसिटिक अम्ल है यह लगभग 10% ही वियोजित होता है। इसलिए एसिटिक अम्ल को हम तनु अम्ल कहते हैं। इस प्रकार जितना अधिक आयनीकरण होगा, H आयंस जितना अधिक निकलेगा घोल में, उतनी ही अधिक संख्या हाइड्रोजन आयन की होगी, और जितनी अधिक संख्या हाइड्रोजन आयन की जल में होगी, उससे यह अनुमान लगता है कि वह अम्ल जो जल में वियोजित है वह प्रबल है या तनु है। अगर अधिक हाइड्रोजन आयन वियोजित करता है जल में, प्रबल अम्ल है। कम हाइड्रोजन आयन वियोजित करता है तो तनु अम्ल है। अब ये मृदा अम्लता की माप कैसे करते हैं? मृदा अम्लता मापने का पैमाना क्या है? हर चीज को मापने का पैमाना है। जैसे लंबाई नापने के लिए मीटर सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं, द्रव्यमान नापने के लिए ग्राम किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, ऐसे ही अम्लता को मापने का पैमाना है। किसी भी भूमि की अम्लता की माप उस भूमि के विलयन में वियोजित आयनों के सांद्रण के आधार पर किया जाता है। अम्लता की माप के लिए हम पीएच पैमाने का उपयोग करते हैं। पीएच पैमाने पर हाइड्रोजन आयन सांद्रता की पीएच जो संकल्पना होती है, इसको हम 0 से लेकर के 14 तक इस स्केल पर होती है। यानी इसका पीएच मान जो होता है वो 0 से लेकर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 14 तक होती है। जो ताजा आसुत जल है, यानी डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर में H आयंस और OH आयंस, इन दोनों की सांद्रता जो होती है वो बराबर होती है। यानी दोनों H आयंस और OH आयंस डिस्टिल्ड वाटर में या ताजे आसुत जल में बराबर होती है। इसलिए यह जो डिस्टिल्ड वाटर है यह उदासीन होता है। पानी का जो आयनीकरण स्थिरांक है वह 10 to the power -14 है, क्योंकि पानी में H आयंस और OH आयंस का सांद्रण जो होता है वह बिल्कुल बराबर होता है। प्रत्येक का आयनीकरण स्थिरांक 10 to the power -7 है। अगर इस पानी में चूना मिला दिया जाए तो H की अपेक्षा OH आयंस इसमें अधिक हो जाएंगे और पानी क्षारीय हो जाएगा। इसके विपरीत उदासीन पानी में यानी डिस्टिल्ड वाटर में अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl मिला दें तो उसमें OH आयंस की जगह H आयंस की अधिकता हो जाती है और पानी अम्लीय हो जाता है। यानी H और OH के संबंध को व्यक्त करने की जो सबसे सरल विधि है उसको हम pH कहते हैं। pH H आयंस के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक है। क्या है? pH H आयनों के सांद्रण का ऋणात्मक लघुगणक है। इसमें जो P होता है
वो यह बताता है कि इसकी संख्या लघुगणक है और H हाइड्रोजन आयनों के सांद्रणों को प्रदर्शित करता है। या हम कह सकते हैं कि pH किसी घोल के ग्राम प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्पन्न का लॉगरिथम होता है। इसे हम व्यक्त करने के लिए pH इक्वल टू log 1/10+ लिखते हैं। उदासीन घोल में, अगर घोल उदासीन है यानी डिस्टिल्ड वाटर है, उसमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 0.000001 या 1 × 10⁻⁻7 ग्राम हाइड्रोजन प्रति लीटर होती है। इस सांद्रण को हम प्रदर्शित करने के लिए pH इक्वल टू log 1/0.000001 लिख सकते हैं, या बराबर log 1/0000000 जब pH 6 होता है तो 0.000001 ग्राम सक्रिय हाइड्रोजन होता है, या 7 pH वाले घोल की अपेक्षा 10 गुना H आयन का सांद्रण होता है। ये अम्लता जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। मृदा अम्लता 2 प्रकार की होती है। पहला है सक्रिय अम्लता और दूसरा है विभव या सुरक्षित अम्लता। सक्रिय अम्लता क्या है? तो सक्रिय अम्लता को हम ऐसे समझ सकते हैं, मृदा कोलाइड्स और मृदा विलयन 2 चीजें होती हैं। मृदा कण आकार, मृदा कोलाइड्स या मृदा सम्मिश्रण भी उसको कहते हैं, और मृदा घोल। तो जो सक्रिय अम्लता होती है इसमें H आयनों का जो सांद्रण होता है वो मृदा घोल में होता है। यानी कि यह अम्लता यानी कि सक्रिय अम्लता मृदा विलयन में H आयन के सांद्रण को कहते हैं। इसको हम pH द्वारा मापते हैं। दूसरा है विभव अम्लता या सुरक्षित अम्लता। यह जो अम्लता है एक कोलाइडी मिश्रण पे, जो कोलाइडी सम्मिश्रण होता है उस पर H आयनों का सांद्रण बतलाती है। मृदा विलयन में अम्लता कम होने पर मृदा सम्मिश्रण से H आयंस मृदा विलयन में आकर उसकी अम्लता को पूरा कर देते हैं, जिससे जब शुरू की अवस्था में हम चूने का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रभाव जल्दी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कोलाइडी सम्मिश्रण के H आयंस द्वारा मृदा विलयन में कम हुए H आयंस की प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। इसलिए सक्रिय अम्लता और सुरक्षित अम्लता में संतुलित संबंध होता है। जैसे जैसे सक्रिय अम्लता कम होती जाती है, सक्रिय यानी मृदा विलयन में H आयंस कम होते हैं, वैसे वैसे मृदा सम्मिश्रण पर उपस्थित जो H आयंस है वहां से हट करके मृदा विलयन में आते रहते हैं और विभव या सुरक्षित अम्लता को कम नहीं होने देते हैं। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जो सुरक्षित अम्लता है
वह एक तरह से बैंक में उपस्थित पैसे की तरह है। जैसे जैसे हम पैसा निकालते हैं बैंक अकाउंट कम होता जाता है अगर वहाँ फिर से पैसा न डाला जाए। इसी तरह जैसे हम प्रयोग करते हैं मृदा सुधारने के, अम्लता कम करने के लिए चूने का प्रयोग करते हैं, तो एच आयंस तो कम होते हैं मृदा घोल से, लेकिन जितना कम होते हैं उतना फिर मृदा सम्मिश्रण से एच आयंस आकर के उसको पूरा कर देते हैं मृदा घोल में एच आयंस की मात्रा को। और इस प्रकार मृदा घोल में 2-3 वर्षों तक मृदा अम्लता कम होती हुई नजर नहीं आती है, दिखती नहीं है। यह सक्रिय अम्लता और सुरक्षित अम्लता, इन दोनों को मिला करके हम पूर्ण अम्लता कहते हैं। मैं समझता हूं मृदा अम्लता के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हमको यह जानना है कि अम्लीय भूमि बनने के कारण क्या हैं, अम्लीय भूमियां बनती कैसे हैं। तो मृदाएं के अम्लीय बनने के कई कारण हैं, उनमें से एक एक कारणों के बारे में हम जानेंगे। पहला तो हमने ऊपर पढ़ा कि ये अम्लीय मृदाएं वहां पाई जाती हैं जहां की जलवायु आर्द्र होती है, यानी पहला कारण होता है आर्द्र जलवायु या अधिक वर्षा का होना। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण कोलाइडी सम्मिश्रण की सतह पर जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम आदि भस्म होते हैं, यह पानी में घुल करके पानी के साथ निशालित होकर या तो मृदा के आंतरिक सतहों में चले जाते हैं या जल के साथ बहकर खेत भूमि से बाहर निकल जाते हैं। और इस प्रकार कोलाइडी सम्मिश्रण पर भस्मों की मात्रा कम हो जाती है, जिससे मृदा धीरे धीरे अम्लीय हो जाती है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त वर्षा का जल विशेष तौर से मृदा से कैल्शियम को घोलने और निछालित करने में अधिक प्रभावकारी होता है। दूसरा कारण होता है मृदाओं का अम्लीय चट्टानों के द्वारा निर्मित होना, यानी जो मूल रूप से जिनसे मृदा का जिन चट्टानों से निर्माण हुआ है, जिन चट्टानों के टूटने फूटने से मृदा बनी है, उनकी मूल प्रकृति ही अगर अम्लीय होगी तो उससे जो बनी हुई मृदा है वह भी अम्लीय होगी। अम्लीय चट्टानों द्वारा निर्मित भूमि अम्लीय होती है। जैसे ग्रेनाइट, ये अम्लीय चट्टान है, इसमें सिलिका और क्वार्टज इन खनिजों की अधिकता होती है। सिलिका पानी के पानी से संयोग जब करती है सिलिका, तो ये सिलिसिक अम्ल का निर्माण करती है, जिससे मृदा अम्लीय हो जाती है। इस प्रकार अम्लीय चट्टानों से निर्मित जो मृदा होती है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अम्लीय मिट्टी बनने का तीसरा कारण है अम्लीय उर्वरकों का अधिक समय तक प्रयोग करना। जब हम खेत में लगातार खेती करते हैं तो उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। अगर हम खेत में लगातार अमोनियम सल्फेट या अमोनियम क्लोराइड उर्वरकों का अगर प्रयोग करते हैं तो मिट्टी में धीरे धीरे अम्लता उत्पन्न हो जाती है। यह जो अमोनियम सल्फेट है, यह भूमि में डालने पर इसका जो अमोनियम आयंस होता है वो कोलाइडी सम्मिश्रण के कैल्शियम को वहां से हटा देता है। कोलाइडी सम्मिश्रण से कैल्शियम को हटा देता है और कैल्शियम सल्फेट बनाता है। यह कैल्शियम सल्फेट जल में घुलनशील होता है, जो निछालित होकर के मृदा से बाहर हो जाता है और इस प्रकार मृदा में कैल्शियम की हानि हो जाती है और कैल्शियम की कमी होने से भूमि में अम्लता उत्पन्न हो जाती है। दूसरी क्रिया में
यह NH4 आयनों का नाइट्रीकरण होता है, जिससे कैल्शियम नाइट्रेट बनता है, जिसका कुछ भाग तो पौधे ग्रहण कर लेते हैं और कुछ भाग उसका निछालित हो जाता है। इस प्रकार 2 गुने कैल्शियम आयंस कोलाइडी सम्मिश्रण से हटा दिए जाते हैं और मृदा धीरे धीरे अम्लीय हो जाती है। यानी अगर 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं तो मृदा में जो अम्लता उत्पन्न होती है, 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट के प्रयोग करने से मृदा के अंदर जो अम्लता उत्पन्न होती है उसको उदासीन करने के लिए, यानी अम्लता के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 109 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। अगर 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट का हम प्रयोग करते हैं तो हमको कम से कम 109 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने का प्रयोग करना पड़ता है। इससे अमोनियम सल्फेट का जो अम्लीय प्रभाव होता है वो भूमि पर नहीं पड़ता है या समाप्त हो जाता है। चौथा अम्लीय भूमि बनने का जो कारण है वो है मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। कार्बनिक पदार्थ या जीवाश्म पदार्थ, इसका जब अपघटन होता है यानी विच्छेदन होता है तो उसमें CO2 और अनेक प्रकार के अम्ल बनते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ अनेक प्रकार के अम्ल पैदा होते हैं। यह जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पानी से मिल करके कार्बोनिक अम्ल बनाती है, यानी H2CO3। अब यह कार्बनिक अम्ल यानी H2CO3 में जो H आयंस होता है वो अधिक सक्रिय होता है, जो कोलाइडी सम्मिश्रण से के ऊपर जो धनायन उपस्थित होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि, वह उनको क्या करता है, वहां से विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है और इस प्रकार कोलाइडी सम्मिश्रण पर H आयंस की अधिकता हो जाती है और मृदा धीरे धीरे अम्लीय हो जाती है। पांचवा कारण है सूक्ष्म जीवों की क्रिया। अम्लीय भूमि बनने का यह कारण भी महत्वपूर्ण है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं एक कार्बनिक पदार्थों का मृदा में अपघटन करते हैं और इस क्रिया के फलस्वरूप भी मृदा में अम्ल बनता है और यह अम्ल मृदा में अम्लता बढ़ाने का कारण होता है। इसका जो H आयंस होता है वह भी वही काम करता है, मृदा कॉम्प्लेक्स पर उपस्थित जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के क्षार पदार्थ हैं, इनको वहां से विस्थापित करके उसका स्थान ले लेता है और मृदा की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। छठवां कारण है कुछ फसलें ऐसी हैं जैसे मक्का, बरसीम, लुसर्न, तंबाकू, मूंगफली, ये क्षार तत्वों का अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, जिससे लगातार अगर इन फसलों की खेती करें तो इससे क्षार तत्व खेत में कम हो जाते हैं, भूमि में कम हो जाते हैं और H आयंस की अधिकता हो जाती है और मृदा धीरे धीरे अम्लीय हो जाती है। इसके अलावा सातवां कारण जो है अम्लीय भूमि बनने का वह है तेजाबी वर्षा का होना। यह वायु प्रदूषण या वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण ऐसा होता है। वायुमंडल में बिजली के चमकने से कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके अम्ल बनता है और यह अम्ल वर्षा के पानी के साथ भूमि पर गिरता है और भूमि पर गिर करके उसको अम्लीय कर देता है। ये अम्ल बनने के, अम्लीय भूमि बनने के कारण हैं। अब इन कारणों को अगर समाप्त कर दिया जाए तो अम्लीय भूमि को सुधारा जा सकता है। अम्लीय भूमि बन गई
तो बनने के बाद उसको सुधार कैसे करेंगे, इस सुधार की जो विधियां हैं इसको हम कल पढ़ेंगे। आज हम इसी पर क्लास को बंद करते हैं।